लेकिन ऊर्जा पाने का जो सबसे प्रमुख स्रोत हम लोग प्राप्त करते हैं भोजन से। भोजन में शाक और सलाद की मात्रा कम होती है तो भोजन पचता ही नहीं है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद जी से। डॉक्टर आनंद, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। मेरा भी नमस्कार। डॉक्टर आनंद, हर कोई ऊर्जा से भरपूर रहना चाहता है, हर कोई चाहता है कि वो पूरे दिन एनर्जेटिक रहे, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? वैसे तो ऊर्जा पाने के बहुत विधियां हैं। वायु से ऊर्जा कैसे प्राप्त करें, इसके लिए लोग बाग सही ढंग से उचित मात्रा में प्राणायाम करते हैं। हम लोग नाना प्रकार के व्यायाम करते हैं, योगासन करते हैं आदि। सकारात्मक सोच से भी ऊर्जा मिलती है, लेकिन ऊर्जा पाने का जो सबसे प्रमुख स्रोत हम लोग प्राप्त करते हैं भोजन से। भोजन एक ऐसी व्यवस्था है कि जब बच्चा संसार में आता है और उसकी नाल काट दी जाती है तो उस बच्चे को मां के स्तन से जोड़ा जाता है। जब बच्चे के दांत निकल आते हैं तो मां के स्तन से उसका संबंध काट दिया जाता है और फिर संसार की नाना प्रकार की चीजें, अन्न है, कंद है, मूल है, फल हैं, शाक हैं, शहद है, जूसेस हैं आदि। और हम लोग बहुमत में यही मानते हैं कि भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है कि जब हम बिना भूख के, कम भूख में खाते हैं, बिना चबाए खाते हैं, भरपेट भोजन करते हैं, भोजन में शाक और सलाद की मात्रा कम होती है तो भोजन पचता ही नहीं है। और यदि पच गया, अब फुजले के अभाव रहा, तो वो भोजन निष्कासित नहीं होता है और निष्कासन क्रिया बंद होते ही हमारा पाचन और पोषण दोनों ही बेकार हो जाता है। लेकिन ये बात बहुत कम लोगों को मालूम है कि जो हम भोजन करते हैं वो 7 स्टेज में, 7 चरणों में गुजरता है और 7 चरणों के बाद एक 8वां चरण होता है। यदि भोजन हमारा उस 8वें चरण में, उस 8वें विधि में, प्रोसेस में नहीं पहुंचता है, हम भोजन करते भी रहते हैं और कमजोरी भी अनुभव करते हैं। मुझे आज से 50-51 साल पहले, जब मैं प्रज्ञापराधी था और अज्ञानी था, हमारे सनातन ग्रंथों में लिखा है कि 2 प्रकार के गड़बड़ियां होती हैं। हमको ज्ञान ही नहीं है कि सीधे बैठना चाहिए और झुक के बैठते हैं। हमको ज्ञान ही नहीं है कि भोजन खूब चबा के करना चाहिए और चबा कर नहीं करते हैं। हमें ज्ञान नहीं है और गलती करते हैं, इसे कहते हैं अज्ञानता। हमको ज्ञान है सही चीज का और नहीं करते, इसका नाम है प्रज्ञापराध। तो बहुत कम लोगों को मालूम है कि जो ऊर्जा मिलती है वो भोजन के 7 स्टेज पार होने के बाद 8वें चरण में पहुंचना पड़ता है। मैं भी भोजन में ऊर्जा मानता था और आज से जितना भोजन में आज करता हूं उससे 2 गुना, 3 गुना और 4 गुना तक करता था और कमजोरी का अनुभव करता था। जब मुझे मालूम हुआ कि भोजन का पचना केवल जरूरी नहीं है, बाई प्रोडक्ट का
मल मूत्र का निकलना समय पे कोई जरूरी नहीं है, उसका जो न्यूट्रिशन होता है, पोषण होता है, वो 7 भागों में पार होना चाहिए। तो आइए, आयुर्वेद ग्रंथ के अनुसार हम जो भोजन करते हैं, वो चाहे रोटी हो, चाहे दाल हो, चाहे चावल हो, चाहे अन्य प्रदेशों के खाद्य पदार्थ हो, डोसा हो, ढोकला हो आदि, हर प्रांतों में अलग अलग ढंग से भोजन का प्रचलन है। जब ये भोजन पचता है तो इसका नाम है रस। आयुर्वेद के अनुसार से जब भोजन पचता है, इसका नाम है रस। जैसे हम लोग जूस पीते हैं, अनार का जूस पीते हैं, अनार ना खा के जब जूस पीते हैं, ये सेकेंड स्टेज है। हम किसी भी मौसमी खाते हैं, ये मौसमी का खाना हो गया, और मौसमी का जूस निकाल कर पीते हैं, ये रस हो गया। हम जो भोजन करते हैं, रोटी दाल चावल, जो स्थूल भोजन करते हैं, यदि इसको खूब चबा के खाया जाए, थोड़ी मात्रा में खाया जाए, और एक बार खाने के बाद 7, 8, 9 घंटे तक पानी के अलावा कुछ न खाया जाए, तब ये 7 स्टेज को पार कर पाता है। अगर हम भोजन रस नहीं बन पाया और हमने रस बनने के पहले भोजन कर लिया, तो एनर्जी में कभी नहीं बदल सकता। तो आइए, जैसे मान लीजिए हमने रोटी दाल चावल खाया और 4.5 घंटे से लगा करके 7 घंटे तक पानी के अलावा कुछ नहीं लिया, ये भोजन हमारा रस में बदल जाएगा। इस रस के बाद एक क्रिया होती है आयुर्वेद ग्रंथ के अनुसार, आयुर्वेद के अनुसार उसका नाम है रक्त। उस रस से रक्त बनता है। जैसे लोग कहते हैं कि अनार का जूस पीने से, अनार का रस खाने से बहुत ब्लड बनता है। ऐसे ही जब भोजन रस का विपाक होता है, इसका नाम है विपाक, यानी विशेष प्रकार से पकना, तो रक्त बनता है। और जब रक्त बन जाता है, उसके बाद मांस बनता है, मांस के बाद मेद बनता है, फिर मज्जा बनती है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, वीर्य। फिर हम लोग रट लें, पहले भोजन का रस बनेगा, फिर रक्त बनेगा, फिर मांस बनेगा, फिर मेद बनेगा, फिर अस्थि बनेगा, फिर मज्जा बनेगी, फिर वीर बनता है। पुरुषों के 7वीं स्टेज को वीर कहते हैं और महिलाओं के 7वें स्टेज को रज कहते हैं। जब वीर और रज किसी प्रोसेस से मिलता है, तो इससे जब हाथी और हथनी मिलते हैं तो हाथी का बच्चा बनता है। जब आदमी और औरत मिलते हैं तो आदमी का बच्चा पैदा होता है। जब हिरण और हिरनी मिलते हैं तो हिरण का बच्चा पैदा होता है। और यदि इस वीर या रज को हम ऊर्ध्वरेता नहीं कर पाए, यानी ऊर्ध्वरेता माने हो क्रिया होती है योग में, इसका नाम है एनर्जी में बदलना। जो संत महात्मा होते हैं, योगाभ्यासी होते हैं, संयमी होते हैं, उन लोगों को भी योग की एक क्रिया होती है जिसका नाम है महाबंध। फिर समझिए, अगर किसी साधक को या किसी व्यक्ति को महाबंध का ज्ञान नहीं है, तो हमारा भोजन वीर और रज में ही बना रहता है। तो जब मेरे गुरुदेव ने मुझे क्रिया बताई और मैंने जितने लोगों को क्रिया बताई, जब उन लोगों ने किया तो उन्होंने कहा कि हम अब कम भोजन करके भी अधिक शक्ति का अनुभव करते हैं। तो आज मैं आपको विद इन सम मिनट्स के अंदर उस क्रिया को बता रहा हूं। और जो लोग इस क्रिया का ईमानदारी से प्रातः योगाभ्यास के बाद, आसन और प्राणायाम के बाद यदि इस क्रिया को करेंगे, तो वो अनुभव करेंगे कि उनका वीर में तो संयम होगा ही, वो वीर या रज ऊर्जा में बदल जाएगा। जैसे आप पैसा कमाते हैं,
अगर पैसा आप बैंक में नहीं रखेंगे, सेविंग बैंक में नहीं रखेंगे, एनएससी में नहीं रखेंगे, केवल आप करंट अकाउंट में डाले रहेंगे तो पैसा घटता चला जाएगा। और अगर सेविंग में डाल देंगे, अगर आप एनएससी में डाल देंगे या और किसी पॉजिटिव डिपॉजिट कर देंगे तो पैसा 5 साल में 10 साल में दुगना तिगुना हो जाता है। ऐसे ही हम अपने दिनचर्या में योग की एक क्रिया है महाबंध। योग की एक क्रिया है महाबंध। यदि हम इसको केवल 11 बार अभ्यास करें, सुबह और रात को भोजन के पूर्व, भोजन के पश्चात नहीं, यदि इस क्रिया का हम 11 बार अभ्यास करें तो कम जूस पी करके भी अधिक ताकत प्राप्त कर सकते हैं, कम रोटी खा करके भी अधिक ताकत प्राप्त कर सकते हैं, कम फल खा करके भी अधिक ताकत प्राप्त कर सकते हैं, कम मेवा खा करके भी अधिक ताकत प्राप्त कर सकते हैं। तो इस क्रिया का नाम है महाबंध। आइए श्री ओमनाथ जी, मैं दावा करता हूं कि यदि इस क्रिया का प्रॉपर प्रचार हो जाए तो हमारे देश का खाद्य पदार्थ में बड़ी बचत हो जाए। कैसे करेंगे? अब हमारे सहयोगी को देखिए, ये खड़े हुए हैं, दोनों एड़ी मिलाए हुए हैं, दोनों देखिए, दोनों एड़ी मिलाए हुए हैं और दोनों अंगूठा मिलाए हुए हैं और अपने हाथों को बगल में किए हुए हैं और ताकत से अंगूठे को अंदर करके मुट्ठी बंद कर रहे हैं। यथासंभव ताकत से मुट्ठी को बंद कर रहे हैं। कंधे तक प्रभाव पड़ रहा है और इसी के साथ साथ में अपने मलाशय को, अपने गुदा को या अपने रेक्टम को, जैसे घोड़ा लीद करने के बाद अपने गुदा को सिकोड़ता है, अंदर पास ले आता है, जैसे घोड़ा लीद करने के बाद अपने गुदा को, रेक्टम को, मलाशय को अंदर खींचता है, ऐसे ही खींच रहे हैं। शुरुआत में खींचने में कम खींचेगा, पर कुछ दिनों की प्रैक्टिस के बाद 1-1 इंच तक रेक्टम अंदर खींच जाता है। और इसी के साथ साथ में ये पेट को भी अंदर खींचेंगे। ये पेट को भी देखिए, हाँ, इसको ऊपर कर लो जरा, ऐसे कर लो ऊपर, कोई बात नहीं, नीचे कर लो हाथ, नीचे कर लो हाथ। ये देखिए, ध्यान से देखिए, हाँ, पेट को सिकोड़िए, बहुत जितना सिकोड़ सकते हैं। और इसी के साथ में अपने प्रजनन अंग को या सेक्स ऑर्गन को या पेशाब क्षेत्र को भी अंतःशक्ति से खींचेंगे। और इसी के साथ हम कंठ मूल को लगाएंगे। लगाइए कंठ मूल के नीचे, ये फिर ध्यान दीजिए, ये बड़ी गुप्त क्रिया है, जल्दी लोग जानते नहीं है, योगाभ्यासी भी नहीं जानते। ताकत से मुट्ठी को बंद करना है, पाखाने के रास्ते को या रेक्टम को या मलाशय को अंदर खींचना है, जैसे घोड़ा लीद करने के बाद सिकोड़ता है। इसी प्रकार से अपने पेशाब अंग को, सेक्स ऑर्गन को भी अंतःशक्ति से खींचना है, जैसे घोड़ा पेशाब करते करते अपने पेशाब को अंदर खींच लेता है। इसको योग में उपबजरौली भी कहते हैं। और इसी करते जाओ बार बार। और इसी के साथ साथ जो है ठुड्डी को कंठमूल से लगाते हैं, यानी मुट्ठी का बंद करना, गुदा का संकोचन करना, पेट को अंदर खींचना और अपने प्रजनन अंग को, पेशाब क्षेत्र को अंदर खींचना और ठुड्डी को कंठमूल से लगाना। 5 गिनती में रोकना, अभ्यास करते करते 6 गिनती में रोकें, 7 गिनती में रोकें, 8 गिनती में रोकें, धीमे धीमे 10 गिनती तक रोकेंगे, करते जाइए। चलते चलते एक बात और याद रखें कि इस क्रिया से केवल भोजन एनर्जी में नहीं बदलता। एनर्जी माने चेहरे में ओज दिखता है, चमक दिखती है, प्राकृतिक चमक दिखती है। और इसके साथ में जो लोग इसका अभ्यास करते हैं उनको वृद्धावस्था में प्रोस्टेट नहीं होता, यानी प्रोस्टेट में की खराबी नहीं होती। उन गृहस्थियों को शीघ्र पतन का बीमारी नहीं होती। और इसके साथ साथ
प्राय आप सुनते हैं कि हमारा हार्मोनल डिफेक्ट आ गया। योगियों का दावा है कि इस क्रिया के अभ्यास करने वालों को आसानी से हार्मोन्स नहीं खराब होते, न थायराइड खराब होता है, न आपका लीवर स्प्लीन खराब होता है, पैंक्रियाज, और न ही आपकी किडनी में हार्मोन्स खराब होता है, न ही आपके डिंब या टेस्टीज के हार्मोन्स खराब होते हैं। इस क्रिया को केवल पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी कर सकती हैं, और तो उन्हें भी एनर्जी चाहिए। और अंत में याद रखें कि ये क्रिया 3 महीने की गर्भ अवस्था के बाद नहीं करते हैं, भोजन करने के बाद नहीं करते हैं, और और याद रखें कि इस क्रिया का अतियोग नहीं करते हैं। सुबह करिए 11 बार और शाम को करिए 11 बार। अगर शाम को नहीं कर सकते हैं तो सुबह 21 बार करिए। मैं आशा करता हूं इसका नाम है महाबंध या वीर या रज का उद्रेता करना। उद्रेता करने से हमारा वीर या रज एनर्जी में बदल जाता है और हम शक्तिहीनता के शिकार नहीं होते। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस क्रिया का लाभ उठाएंगे। हाँ, कोशिश करिए कब्ज न होने पाए। अगर कब्ज है तो रात को 2-4 दिन कोई विरेचन खा लीजिए, डेली नहीं, नित्य नहीं, बस्ती कर लीजिए, गणेश क्रिया कर लीजिए। शौच पेशाब के वेग को मत रोकिए। भयंकर कब्ज की स्थिति में या कब्ज की स्थिति में इस क्रिया को नहीं करते। धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप इसको करेंगे। नमस्कार। डॉक्टर आनंद, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।